नमस्कार साथियों, रैंकर्स नोट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आज यह पहला वीडियो है। आज के वीडियो के माध्यम से हम इतिहास का पहला चैप्टर पाषाण काल यानी कि स्टोन एज पढ़ेंगे। यह चैप्टर विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ सामान्य जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से हमें जानकारी मिलती है कि मनुष्यों की प्रारंभिक जीवन कैसी थी, वो कैसे आगे बढ़े, क्या क्या विकास किया। तो ये सब जानकारी हमें यहाँ मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। पाषाण काल की जब हम बात करते हैं तो पाषाण का मतलब होता है स्टोन। स्टोन यानी कि पत्थर। काल मतलब एज मतलब समय। तो पत्थर का समय यानी कि उस काल में जो उपकरण और औजार बनाए जाते थे, औजार पत्थर के थे, इसलिए इस काल का नाम पाषाण काल पड़ा है। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पाषाण काल को 3 भाग में हम लोग बांट कर देखते हैं। विकास की अवस्था के आधार पर 3 भाग में होता है। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक बोलते हैं। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक बोलते हैं। और तीसरा होता है नवपाषाण, जिसको नियोलिथिक बोलते हैं। यहाँ पे औजार जब देखेंगे, उपकरण, औजार या उपकरण, तो यहाँ से यहाँ जाते क्रम में यह परिष्कृत होता चला जाएगा। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ बड़े बड़े औजार मिलते हैं, बड़े बड़े औजार। यहाँ देखते हैं थोड़े अपेक्षाकृत छोटे, जिसको मोनोलिथ बोलते हैं। सॉरी, छोटे औजार, इसको माइक्रोलिथ कहा जाता है। यहाँ पे औजार बनाने की प्रवृत्ति बदल जाती है। यहाँ बहुत छोटे और हड्डियों के औजार बनाए जाने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल के विशेषताओं के आधार पर, जो कि पहले ही बताया गया है कि विशेषताओं के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। तो पहला पूरा पाषाण काल है। इसमें आप इसका मूल लक्षण देखते हैं तो यहाँ पे मानव जो है पूर्णतः शिकारी और खाद्य संग्राहक था।
शिकारी यानी कि अखेटक, और फूड गैदरर। कृषि और पशुपालन ये नहीं कर पाते थे क्योंकि इसका इन्हें ज्ञान नहीं था। यहाँ पे शिकार के दिखते हैं, तो शिकार अखेटक, शिकारी जो है यहाँ ग्रुप में शिकार करते थे। इसी को बैंड सोसाइटी भी कहा जाता था, बैंड सोसाइटी कहा जाता था, क्योंकि ये ग्रुप में रहते थे और जो उस समय के जो पशु थे वो बहुत बड़े बड़े पशु थे जिनका शिकार ये अकेले नहीं कर पाते थे, इसलिए ये ग्रुप में करते थे और इनका औजार भी बड़े बड़े होते थे। चूँकि शिकार करने के उपरांत ये लोग इसे परिरक्षित नहीं कर पाते थे, मतलब इसको प्रिजर्व नहीं कर पाते थे, और ना ही उस समय आग का उपयोग ये करना जानते थे। आग चूँकि उस समय खोज हो चुकी थी, लेकिन आग का इस्तेमाल ये लोग करना नहीं जानते थे, इसीलिए मांस जल्दी सड़ जाते थे और कभी कभी इन्हें शिकार नहीं मिलता था। तो फिर ये खाते क्या थे? तो खाते थे जो ये खाद्य उत्पाद को संग्रह करके रखते थे, संग्रह करके रखते थे। कि खाद्य उत्पाद का संग्रह कौन करता था? तो यह मुख्यतः महिलाओं के द्वारा जंगलों से किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। खाद्य संग्राहक थे और शिकारी थे। कृषि का और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। आग की खोज हो चुकी थी, चूँकि इसका उपयोग ये लोग नवपाषाण काल में शुरू किए, अभी इनका उपयोग इन्हें नहीं आता था। औजार जो है इस समय क्वार्टराइट पत्थर के बने होते थे, जिनमें हस्तकुंठार, हैंडेक्स, बिदारनी, क्लीवर, खंदक यानी स्क्रैपर, ये सब पाए जाते थे। इन औजारों को इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये सब उस समय के औजार हैं जो पत्थरों से बने हुए हैं। ये खुरेचनी है, ये आपका बिदारनी है, इस तरीके से उस समय के ये औजार हैं। अब हमें पता कैसे चलता है उस समय के बारे में? तो हम लोग उस समय के कुछ प्रमुख स्थल खोजे गए हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग कैसे रहन सहन करते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो ये सब हमको कुछ प्रमुख स्थलों से पता चलता है, जिसमें भीमबेटका आपका महत्वपूर्ण है। ये मध्य प्रदेश में, यहाँ गुफाएं हैं और ये शैलाश्रय है जिसमें उनके द्वारा चित्रकारी किया गया। यह चित्रकार यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। शैलाश्रय का मतलब है कि वो लोग प्राकृतिक गुफा में रहते थे, प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे।
मतलब ये हुआ कि वो लोग जिस गुफा में रह रहे थे वो गुफा बनाया गया नहीं था, वो प्राकृतिक रूप से इस प्रकार से रखे रहते थे जिसमें वो कुछ जगह बन गया तो उसी में वो लोग रहने लगे। और इन दीवारों पर उन्होंने चित्रकारी कर रखी थी। वही हमें भीमबेटका में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हथनौरा। हथनौरा मध्य प्रदेश में, यह नर्मदा घाटी में। यहाँ से एक मानव की खोपड़ी मिली है जो पहला प्रमाण माना जाता है मानव का। ये आपको नर्मदा घाटी से ही जो मानव खोपड़ी मिला है, इसको पहला प्रमाण माना गया है। आगे है पलवरम, ये दक्षिण भारत तमिलनाडु में है। यहाँ से रॉबर्ट ब्रूसफुट को एक कुल्हाड़ी मिली है जो 1863 में उनको खोज के दौरान मिली थी। तो फिर देखते हैं ये पूरा पाषाण काल के बारे में हमें क्या क्या जानकारी रखनी है, वो हमें यहाँ देख लेते हैं एक जगह। पूरा पाषाण काल। यहाँ पे पशुओं की हड्डियाँ, जिसमें भैंसा, गैंडा, हाथी, ऊंट, दरियाई घोड़ा इत्यादि के हड्डियां प्राप्त हुई है। दूसरा, कृषि की शुरुआत नहीं हुई। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है, ये लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक थे। आगे है आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन इसका प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। चलिए आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आप देख सकते हैं कि इस काल का मूल लक्षण जो है, यह पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण के बीच का संक्रमण का काल है, यानी कि ट्रांजिशन का फेज है। इसमें आपको दोनों गुण पाए जाएंगे, पूरा पाषाण काल के भी गुण पाए जाएंगे और नव पाषाण काल के भी गुण पाए जाएंगे। इस काल में जलवायु गर्म अशुष्क हुई, जिससे जनसंख्या में वृद्धि हुई। आगे देखिए, इस काल के
औजार जो है, पाषाण के औजार, वो छोटे होते गए हैं, यानी कि सूक्ष्म औजार हो गए, माइक्रोलिथ हो गए और धारदार हो गए, नुकीले धारदार। पशुपालन का भी शुरुआत हो चुका था, जिसको हम आगे विभिन्न स्थानों में देखते हैं कि वहाँ से हमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल के प्रमुख स्थल जो हैं जहाँ से हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, वह है आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान में। यहाँ पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है सराय नहरा और महदहा, ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ से मानव अस्थिपंजर मिला, यानी ह्यूमन स्केलेटन मिला है, और युगल समाधान मिला है। युगल समाधान का मतलब है कि पुरुष और महिला को एक ही कब्र में दफनाया गया। ये लंगनाज गुजरात में है, जहाँ से 14 मानव कंकाल मिले हैं और बड़ी संख्या में सूक्ष्म औजार मिले हैं। देखिए यहाँ का औजार देखें तो देखिए वो पूरा पाषाण काल से कितने परिष्कृत हैं। ये देखिए हथौड़ा, खुरचनी, तो इस तरह से देखने को हमें मिलता है कि औजार जो है परिष्कृत होते चले गए। अब मध्य पाषाण काल से हमें क्या याद रखना है? इसमें हमको याद रखना है कि पशु जो है, पशुओं की संख्या पशुओं में बड़े के साथ साथ छोटे पशु जैसे गाय, बड़े गाय, बकरी, मुर्गी, हिरन इत्यादि इस समय मिलते हैं। इनका आजीविका अभी भी शिकार और खाद्य संग्राहक के रूप में था। इस काल में बस्तियों के साक्ष्य भी मिलते हैं। अब जो है आग का प्रयोग शुरू हो चुका था। अब ये लोग परलौकिक जीवन में विश्वास करने लगे थे। ये हमें कैसे पता चलता है? जो हमें समाधान मिलते हैं, जो कब्र मिलता है, उससे पता चलता है कि ये लोग परलौकिक जीवन में भी विश्वास करते थे, क्योंकि जो कब्र है
उसके अंदर उपभोग की वस्तुओं को भी रखा गया है, साथ में दफनाया गया है। इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि ये परलौकिक जीवन में भी विश्वास करते थे। हालांकि कृषि का साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब कृषि जो है आगे नवपाषाण काल में हमें देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं नवपाषाण काल। इसका जब मूल लक्षण हम देखते हैं तो मानव जो है शिकारी से खाद्य उत्पादक के रूप में परिणत हो गया, यानी कि वह किसान बन गया। अब वह स्थायी जीवन जीने लगा और ग्राम समाज की नींव पड़ी। इस काल में पहिए और मृदभांड का आविष्कार हुआ, जिससे बर्तन बनाना आसान हो गया और पहिए भी का भी आविष्कार हुआ। पहिए से इंसान गाड़ी बनाने का भी प्रयास करने लगा। कृषि का प्रारंभ हो चुका था। गेहूं, जौ, चावल की खेती शुरू हो चुकी थी। इस काल के प्रमुख स्थल जो खोजे गए हैं वो मेहरगढ़ है, पाकिस्तान यानी कि बलूचिस्तान क्षेत्र में। यहाँ से कृषि और स्थायी जीवन के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। यहाँ से गेहूं और जौ उगाए जाते थे। बुर्ज होम यह जम्मू कश्मीर में है। यह गड्ढा में घर बना हुआ है, जिसे गर्तावास कहते हैं। यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। गुप्त कराल यह जम्मू कश्मीर में है। इसे कुम्हार की गुफा भी कहा जाता है। यहाँ से सिलबट्टा और हड्डी के औजार मिले हैं। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से ये भारत नहीं बल्कि एशिया में चावल यानी कि धान की खेती का सबसे पहला यानी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चिरांद जो है बिहार के सारण यानी कि छपरा ज़िला में है। यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी के औजार मिले हैं और हिरन के सींगों के भी औजार मिले हुए हैं। तो हमें नवपाषाण काल से क्या याद रखना है? यहाँ नवपाषाण काल से नवपाषाण काल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मनुष्यों का बसावट यानी कि बस्ती दो तरह का था। एक गर्त वाला था जो मुख्यतः ठंडे क्षेत्रों में, और दूसरा है जो स्तंभ गर्त। यह सामान्य है, जो झोपड़ी उपड़ी जैसे आजकल रहते हैं वैसा हुआ। कृषि में खेती देखते हैं तो खेती में यहाँ पे जौ, गेहूँ, कपास, ज्वार, बाजरा, चना, इत्यादि उपजाए जाते थे। इन्हें भी परलौकिक जीवन में विश्वास था। परलौकिक जीवन में विश्वास, क्योंकि ये लोग भी कब्रों में प्रतिदिन उपभोग की वस्तुओं को भी रख करके
दफनाते थे। उन्हें लगता था कि मरने के बाद भी एक और जीवन है जहाँ पे ये लोग इन वस्तुओं का उपभोग कर पाएंगे। इसीलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि वे लोग परलौकिक जीवन में विश्वास करते थे। दक्षिण भारत में अगर हम लोग समाधि की बात करते हैं तो वहाँ 3 तरह की समाधियाँ हैं। शिष्ट समाधि या ब्रह्मगिरी के क्षेत्र में, जो कि कर्नाटक में है, और पीठ समाधि यह सामान्य था जो सभी लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। एक केन समाधि है। केन सर्किल बोलते हैं इसको। केन सर्किल यह मद्रास तमिलनाडु के क्षेत्र में था, प्रचलित था। देखिए, शिष्ट समाधि जो था एक बक्सा की तरफ था, जिसमें एक तरफ छेद रहता था, जिससे कि उसमें और भी चीज़ें, अगर कोई मर जाता है तो उसको फिर उसी में दफनाने के लिए एक रास्ता छोड़ा जाता था। और कब्र केन सर्किल के में जो है वो कब्र के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर ऐसे रख दिया जाता था, उसी को केन समाधि बोलते थे। अब आते हैं ताम्रपाषाण काल की तरफ। ताम्रपाषाण काल जो है वो पाषाण काल के ही अंग हैं, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पे पत्थरों के साथ साथ धातुओं को भी मिश्रित करके उपकरण बनाए जाने लगा। कौन सी धातु? तो तामा यानी कि कॉपर को मिला करके ये लोग इस्तेमाल करने लगे। इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं, जिसको चालकोलिथिक एज भी कहा जाता है। यहाँ यह जो ताम्रपाषाण काल जो है, इसको आप अगर देखेंगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और समानांतर है। समानांतर है क्योंकि इसका काल लगभग इसका अगर देखें तो 2000 BC से लगभग 800 BC के आसपास इसको देखने को मिलता है। यहाँ पे इसके समानांतर में अलग अलग संस्कृतियाँ बनी। वो संस्कृतियाँ वहाँ के उस स्थान के प्रमुख विशेषताओं के आधार पे उस संस्कृति का नाम पड़ा। जैसे आहर संस्कृति, यह राजस्थान में है। इसका यहाँ पे ताम्बवती इसको प्राचीन नाम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तांबा प्राप्त होता था, इसलिए इसको ताम्बवती भी कहा जाता है। मालवा संस्कृति यह मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे उत्कृष्ट मृदभांडों यानी बर्तनों के लिए जानी जाती है। आगे देखें जोरवे संस्कृति, महाराष्ट्र या दैमाबाद आईनाम गांव इसके प्रमुख स्थल थे। दैमाबाद में कांस्य की वस्तुएं मिली है।
इस काल के देखिए उपकरण किस प्रकार से हैं, हड्डी के हैं, ये धातु हैं और पत्थर दोनों मिक्स है, ये सिर्फ धातु है। तो इस तरह के से उपकरण बनने लगे। तो ताम्र पाषाण काल हम लोग देख लिए हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, वो अगले लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि वह चैप्टर जो है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसको हम लोग डिटेल से करेंगे। तो अगले चैप्टर में मिलते हैं। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपना राय बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।